Welcome back, students. Good morning. Next topic is the Tughlaq dynasty 1320 to 1414. Okay. In previous video, we explained about Khilji dynasty, and in this video, we will explain about Tughlaq dynasty. Okay. Let us go. Tughlaq dynasty is the most important dynasty of Delhi Sultanate. Tughlaq dynasty founder was Ghayasuddin Tughlaq. Ghayasuddin Tughlaq was the commander-in-chief of खिलजी सक्सेसर्स. ओके. उसके बाद क्या किया इसने कि जो लास्ट खिलजी रूलर्स था, बाद में जब खिलजी डायनेस्टी वीक हुई 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के 4 इयर्स के अंदर खिलजी डायनेस्टी क्या हो गई, वह डिक्लाइन स्टेज में चली गई. उसके बाद उन्हीं का एक कमांडर इन चीफ गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, जिसका नाम गयासुद्दीन था, उसने दिल्ली सल्तनत की जो गद्दी थी, जो थ्रोन थी, उसे ऑक्युपाइड कर लिया और 1320 के आसपास इसने तुगलक डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी. तुगलक डायनेस्टी के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स थे. फर्स्ट रूलर्स वाज मोहम्मद बिन तुगलक. टर्म इज 1325 to 1351, and second most important rulers is Firoz Shah Tughlaq 1351 to 1388. Okay, तो Ghayasuddin Tughlaq was an efficient military and consolidated the sultans. Okay, sultanates. He was Ghayasuddin Tughlaq was an efficient military commander, and he suppressed rebellions and consolidated the sultanate. सल्तनत में जितने भी विद्रोह हुए, रिबेलियन हुए, उसको क्या किया इसने, सप्रेस करने का काम किया और मैनेज करने का काम किया. गयासुद्दीन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय जोना खान, and who took the title of the मोहम्मद बिन तुगलक. गयासुद्दीन तुगलक का जो सक्सेसर्स था वह जूना खान था, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक की टाइटल के नाम से यह गद्दी पे बैठा. ओके, यह जो जूना खान था यह गयासुद्दीन तुगलक में यानी मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था. ऐसा कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक जब 1320 में तुगलक डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी, तो इसने स्पेशली रूप से जो भी सूफी संत वगैरह थे या जो भी वैसी धार्मिक कार्यों के लिए यानी कि रिलीजियस मैटर्स के मामले के लिए जो भी लैंड ग्रांट प्रोवाइड की गई थी, उसको इसने क्या किया, उसको इसने सीधे जो खालसा लैंड हुआ करती थी, खालसा लैंड हुआ करती थी जो सीधे सुल्तान के कंट्रोल में हुआ करती थी, और उसमें जो भी प्रोडक्शन होता था, जो सल्तनत की सबसे फर्टाइल लैंड होती थी वह खालसा लैंड हुआ करती थी, यानी सम्राट की भूमि हुआ करती थी, सुल्तान की जो लैंड हुआ करती थी. और इसका टोटल प्रोडक्शन जो सल्तनत डायनेस्टी सल्तनत कोड था, जो उसके मेन राजा के जो राज दरबारी थे, उनके लिए स्पेशल जाता था ये प्रोडक्शन, तो उसे इसमें मिलाया. ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के जो एक संत थे, सूफी संत, उनके स्पेशली जिनका जूना खां भक्त था, उनका पीपल्स था, जब वह बंगाल अभियान के लिए गयासुद्दीन तुगलक गया, तो उसके पहले उसने सूफी संत को यह अल्टीमेट दे दिया था कि हमारे आते आते जितनी भी आपके कंट्रोल में लैंड है वह खालसा में सम्मिलित हो जाएगी, और स्पेशल रूप से यानी कि जो भी फ्री प्रोवाइड किया जाता. ऐसा कहा जाता है कि जूना खां से मिलके सूफी संत ने क्या किया था, यह गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करा दी. यानी कि दिल्ली से कुछ ही दूरी पे बंगाल विजय के उपलक्ष्य में
मोहम्मद बिन तुगलक ने एक फोम का घर बनवाया और उसमें गयासुद्दीन तुगलक को सम्मानित करने के एवज में उसने क्या किया, इसने एक पार्टी का आयोजन रखा। और जब पार्टी हो रही थी तो ऐसा कहा जाता है कि उसने इस फोम के महल में हाथी दौड़ा दिया और इसी में दब के गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में गद्दी पे बैठा, यानी कि दिल्ली सल्तनत का रूलर्स हुआ, जिसे एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक जो 1351 तक रहा। एमबीटी वाज अ वेरी पावरफुल रूलर्स, ओके। एंड इब्न बतूता द मोरक्कन ट्रेवलर्स, मोरक्को अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। इब्न बतूता यहाँ का क्या था, यह फॉरेनर ट्रेवलर्स था जो मोहम्मद बिन तुगलक के रूलिंग टाइम में दिल्ली सल्तनत में आया था। एंड गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन हिज बुक रहला। उसने एक बुक लिखी रहला, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के टर्म से रिलेटेड बहुत से मैटर्स, बहुत से इंफॉर्मेशन इसने इस बुक में लिखी। ही गिव्स द रेफरेंसेस दैट द सुल्तान्स हैड ग्रेट आइडिया। उसने सुल्तान के बारे में लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपनी उस कंटेम्प्रेरी टाइम, यानी जो समकालीन समय था, उसकी अब से ज्यादा सोच रखता था। और इसने काफी जो भी इसने प्लानिंग अप्लाई की, जो भी योजनाएं बनाई, वह काफी क्या थी, वह दूरदर्शी थी, वह आगे की सोच के, वह फ्यूचर को लेके थी और उसको बनाने का काम किया। लेकिन उस सर्कमस्टांसेस में जितनी भी उसकी प्लानिंग थी वह फेल कर गई, क्योंकि परिस्थितियां उसके प्लानिंग के सुटेबल नहीं थी। एंड references that the Sultan had great idea and plan that failed because the common people could not understand. Okay? यानी कि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उसकी योजनाएं नहीं थी। वह काफी योजनाएं, अगर वह एक भविष्य में 100 साल बाद आने पे अगर उसको अप्लाई किया जाता, 100-200 बाद 100-200 साल, यानी 1 या 200 ईयर्स लेटर, तो वह सक्सेस होता। लेकिन और उस समय की इसकी प्लान को जनता समझ नहीं पाई, जिससे इसकी प्लानिंग क्या हो गई, फेल हो गई। सम ऑफ हिज प्लान्स वेयर एज फॉलो। उसके कुछ प्लान नीचे दिए जा रहे हैं, देखिए इसको विस्तार से देखा जाए। फर्स्ट है टैक्सेशन इन द दोआब 1327। पहला काम अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग एमबीटी ने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि दोआब जो गंगा और यमुना रिवर्स के बीच का एरिया है दिल्ली से सटे हुए, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इन दोआब एरिया में टैक्सेशन को डबल कर दिया। यानी कि यहाँ पे टैक्स को इंक्रीज करने का काम किया, क्योंकि यह काफी फर्टाइल एरिया था, यहाँ पे प्रोडक्शन हाई लेवल पे होता। बट उस समय ये हुआ, मानसून टाइम से आया नहीं, ड्रॉट पड़ गया, ड्रॉट के साथ ही साथ फेमिन हो गया। 1-2-3 सालों अगले 2-3 ईयर्स लेटर तक रेनफॉल नहीं हुई, जिसका, और यह बात मोहम्मद बिन तुगलक को पता नहीं थी। और इस एवज में उसने क्या किया, किसान वहां के पीजेंट से फोर्सली टैक्सेस कलेक्ट करने का काम। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को जब वहां के फेमिन के बारे में पता चला, तो उसने क्या किया, अधिकारियों को, जो भी अफसर्स थे, उनको इन्फॉर्म किया, और वहां पे तकावी ऋण, यानी कि किसानों को क्या किया, इसने ऋण प्रोवाइड करने का काम किया। रिलीफ जो भी प्लान था वहाँ पे अप्लाई करने का काम किया, यानी कि राहत योजनाएं चलवाई किसानों के लिए, इनके टैक्स माफ कर दिए गए। बट क्या था, टाइम काफ़ी लेट हो गया था और किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला गया था, कुछ को वापस किया गया, कुछ को नहीं किया गया। तब क्या हुई, दोआब में टैक्सेशन की पॉलिसी फेल हो गई, क्योंकि ऐसे समय इसने यहाँ पे टैक्स को हाई करने का काम किया जब दोआब में अकाल पड़ा हुआ था, फेमीन पड़ा था, सूखा पड़ा था। ओके। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे महत्वपूर्ण जो प्लान था वह ट्रांसफर ऑफ कैपिटल था, जो 1328 के आसपास किया गया। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी की कैपिटल थी वह दिल्ली थी, बट तुगलक मोहम्मद एमबीटी के टाइम में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में दिल्ली सल्तनत उस समय साउथ इंडिया से लेके, अब तमिलनाडु से लेके अफगानिस्तान यानी सेंट्रल एशिया तक था,
और साथ ही से इधर ईरान तक, और साथ ही साथ इधर असम असम के कुछ पार्ट भी तुगलक डायनेस्टी के कंट्रोल में थे। यानी कि तुगलक डायनेस्टी इस समय संतुलक डायनेस्टी एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और दिल्ली से साउथ इंडिया को कंट्रोल करना काफी टफ हो रहा था। इस एवज में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अपनी कैपिटल एक सेकेंड कैपिटल को स्टेब्लिश करने की बात सोची और वह देवगिर की कैपिटल जो दौलताबाद थी, जिसको बाद में कैप्चर कर लिया गया था, तो वहाँ दौलताबाद जो आज महाराष्ट्र में पड़ता है, तो इसी दौलताबाद जिसे औरंगाबाद कहा जाता है महाराष्ट्र का, यहाँ पे क्या किया, इसने दूसरी कैपिटल को सेटअप करने का काम किया। इसके पीछे बहुत से जो उस टाइम में हिस्टोरियन थे, उन्होंने जैसे मनुची उसके समय में बतूता रहा, इन बतूता ने भी क्या किया, जो कैपिटल ट्रांसफर था इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। ओके, बहुत से ऐसे थे उस समय। अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो ने भी इस बारे में अपनी बुक में लिखा है, जितनी बुकें उसने लिखी। साथ ही साथ जो मेन रीजन था कैपिटल ट्रांसफर का वह यही था कि साउथ इंडिया को कंट्रोल करना उसके लिए आसान नहीं हो रहा था, इसलिए उसने 2 कैपिटल रखने का काम किया। लेकिन बहुत से ऐसे हिस्टोरियन हैं, जैसे बर्नी हो गया, बर्नी कुछ अलग कहता है, तो सब उसको अलग अलग एटीट्यूड से देखते हैं। कि किसी ने कहा कि वह दिल्ली की जनता को दंड देने के एवज में कैपिटल ट्रांसफर किया, क्योंकि दिल्ली की जनता उसे भद्दी भद्दी गालियां देती थी, लेटर लिख के उसके छत पे डाल देती। जो भी हो, बट उसने क्या किया, और ये भी कहा जाता है, बर्नी यहाँ तक कहता है कि दिल्ली में कोई एक लंगड़ा व्यक्ति भी नहीं बचा, सबको लेके दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक चल दिया। बाद में 2 ईयर्स लेटर 3 ईयर्स लेटर एक सक्सेस नहीं हुआ, और फिर उसने क्या किया, दौलताबाद से और दिल्ली कैपिटल को ट्रांसफर कर लिया, वहां से फिर वापस दिल्ली चलाया। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही सबसे ज्यादा रिवोल्ट्स हुए दिल्ली सल्तनत का। ऐसा अकेला सुल्तान है जिसके टाइम में लार्ज स्केल्स पे रिवोल्ट्स हुए, और मोस्टली साउथ इंडिया क्या हुआ, इसी के शासन काल में जो भी स्टेट थे दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में, जो टैक्स प्रोवाइड करते थे या जो इसके डायरेक्ट कंट्रोल में थे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने टोटल तुगलक डायनेस्टी को जो भी एम्पायर था इसको डायरेक्ट कंट्रोल में लेने की कोशिश किया, वो भी साउथ इंडिया को। मोहम्मद जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपने समय में भी ऐसा नहीं किया, मोस्टली साउथ इंडिया को उसने इनडायरेक्टली अपने कंट्रोल में रखा, टैक्स तो लिया लेकिन वहाँ पे अपने डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रखा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की अब बहुत बड़ी गलती थी, और जिसका रिजल्ट ये रहा कि सल्तनत डायनेस्टी का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल आया 13, ये भी इसकी प्लान क्या हुई, फेल हो गई। तीसरा है थर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी 1329। फिर इसने टोकन करेंसी की बात की, ये भी काफी इसकी फ्यूचर प्लानिंग की थी, दूरदर्शी थी। इस समय टोकन करेंसी पॉसिबल नहीं थी, बट इसने, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान के एक शासक कैकुत खां और चाइना का शासक कुबलई खां था, इन दोनों ने क्या किया था, इससे मोहम्मद बिन तुगलक से पहले जो सांकेतिक मुद्रा थी जिसे इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी कहा जाता है, इसको अप्लाई करने का वहां पे काम किया था चीन का शासक कुबलई खां और अफगानिस्तान का जो रूलर्स था कैकुत खां। उन्होंने स्टीन के करेंसी चलाने का काम किया था, यानी कि उन्होंने ऐसी टोकन करेंसी चलाई थी जो चमड़े की टोकन करेंसी थी, फिर ग्लास की टोकन करेंसी थी, शीशे की। वो सक्सेस रहा वहां पे जैसे भी रहा। उसी के एवज में इंडिया में भी मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 में टोकन करेंसी को चलाने की बात की। उसने क्या किया, सोने यानी गोल्ड एंड सिल्वर के क्वाइंस की जितनी वैल्यू होती थी एक टंके की, उसने तांबे जिसे कापर कहा जाता है, उसने कापर के क्वाइंस को उतनी वैल्यू में रख के चलाने का काम किया। और जिसका और खासी खास ये जो प्रिंटिंग होती थी इसकी मार्किंग का ध्यान नहीं रखा, जिससे बहुत से लोगों ने क्या किया, अपने घरों में टकसाल खोल लिया, और जिसका रिजल्ट ये रहा
कि करेंसी इन्फ्लेमेशन आ गया, मुद्रास्फीति आ गई, और बाद में चल के जब इसका विरोध हुआ तो खजाने में जितने भी सोने चांदी गोल्ड सिल्वर रखे थे उसके एवज में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जो भी कापर के कॉइन्स थे उसको कलेक्ट कर दिया और जनता को क्या किया, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को वापस कर, जिससे रिजल्ट ये रहा कि खजाना खाली हो गया, गोल्ड और सिल्वर यानी कि सोना चांदी खाली हो गया, जनता के बीच में चला गया, और मोहम्मद बिन तुगलक के पास सिर्फ कॉपर यानी तांबे के सिक्के ही बचे, जो इसके साम्राज्य के यानी अगर इकोनॉमिक एल्टीट्यूड से देखें तो यह तुगलक डायनेस्टी के लिए काफी बैड साबित हुआ। तो ये भी जो टोकन करेंसी थी ये भी फेल्योर हो गई, इसे भी वापस ले लिया। नेक्स्ट है कराचिल एक्सपेडिशन या कराचिल अभियान। कराचिल एक प्लेस है जो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के आसपास पड़ता है, इसे कांगड़ा रीजन कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचिल जो तिब्बत के आसपास पड़ता है, कुछ सेंट्रल एशिया के लिए भी इसने क्या किया था, एक फौज का क्रिएशन किया, और यह फौज लाखों की संख्या में थी जो आर्मी थी, और इसको क्या किया कि पहले ही यानी कि अग्रिम इसको वेतन पे जो सैलरीज थी टोटल सैनिकों का प्रोवाइड कर दिया, यानी कि 2-3 साल की सैलरी क्या किया इसने पहले ही राजकोष से दे दी, और सैनिक तैयारियां काफी जोरों पे थी। जब अटैक के लिए कराची अभियान के लिए जब सेना चली तो कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है इस पे तो कब्जा हो गया, लेकिन इसी समय नवंबर-दिसंबर का महीना आ गया और लार्ज स्केल पे स्नोफॉल होने लगा, बर्फबारी होने लगी, जिससे क्या हुआ, कराची अभियान अधर रह गया, यानी कि यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अभियान नहीं किया और जितनी भी आर्मी थी उसको भंग कर दिया, जिसका अगर यही कराची अभियान सक्सेस रहता, अटैक होता तो वहाँ से लूट का कुछ धन मिलता, यानी कि जो सैनिकों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया था उससे ज़्यादा कहीं धन मिलता, और क्या होता, सल्तनत को फायदा होता। फिर सेंट्रल एशिया में इसने कुछ प्लेसेस पे अटैक करने के लिए अभियान किया था उसी सेना को लेके, लेकिन उसको भी क्या किया, इस प्लान को डिफ्यूज कर दिया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि सल्तनत को इकोनॉमिक दृष्टि से काफी क्या हुआ, घाटा हुआ। तो ये भी प्लान इसका फेल हो गया। तो ऐसा देखा जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने प्लान बनाया जिस टाइम, वह प्लान जो था वह उस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं था, इसीलिए उसके अधिकांशतः जो प्लान थे वह फेल कर गए। फिर 1351 के आसपास इसकी डेथ हो गई, थट्टा के आसपास, और अब उसका जो कजिन था एम्बिटी का, मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसे फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है, 1351 to 1388 रूलर्स था। देखिए, फिरोज तुगलक वाज एम्बिटी कजिन एंड ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। इसने इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग रूल स्टार्ट किया, जबकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग रखा, सेपरेट रखा, और साथ ही साथ जितने भी उलेमा थे, ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार ये कहते हैं, हिस्टोरियन, कि इसने उलेमाओं से अपने कोर्ट में बुला के, राज दरबार में बुला के इसने डिस्कशन किया धर्म के मैटर, और साथ ही साथ धर्म के मैटर पे डिस्कशन करने के बाद जो भी उलेमा होते थे अगर हार जाते थे तो उन्हें दंड देने का भी प्रावधान करता, यानी कि जो भी रूढ़िवादिता थी, जो भी इविल्स थी इस्लाम रिलीजन में, उसको इसने दूर करने की कोशिश की, और साथ ही साथ पॉलिटिक्स को रिलीजन से क्या रखा, इसने दूर रखा। तो बट वहीं पे अगर फिरोज शाह तुगलक को देखा जाए तो यह टोटल जो इस्लाम का सरिया रूल होता है, उस सरिया रूल के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, अपने टाइम में इस्लामिक रूल्स को फॉलो करने का काम किया, इस्लामिक लॉ को फॉलो करने का काम किया, और दिल्ली सुल्तनत का, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से लेके 712 से लेके और जितने भी सल्तनत या मुगल शेर रहे उस टाइम के बीच में वल्नरेबल या रूलर्स था, इस्लामिक रूलर्स, जिसने
ब्राह्मणों पे भी जजिया टैक्स जो होता था, जजिया टैक्स लगाने का काम किया। जजिया टैक्स इस्लामिक शासन में, जो इस्लामिक डायनेस्टी होती है उसमें, जो इस्लाम के बिसाइड्स जो भी रिलीजन्स या जो भी पीपल्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के मानने वाले, जिन्हें काफिर कहते हैं लोग, तो उनसे राज्य में, इस्लामिक राज्य में रहने के एवज में उनसे एक टैक्स लिया जाता है, उनकी इनकम का कुछ का, जिसे जजिया टैक्स कहा जाता है। ओके, तो फिरोज तुगलक ने जजिया टैक्स को फर्स्ट टाइम ब्राह्मणों पे लगाने का काम किया था। ओके, जिसकी काफी क्रिटिसाइज हुई थी, आलोचना हुई थी। ही ग्रांटेड लैंड टू उलेमास एंड बिकम पावरफुल। उसने बहुत अधिक मात्रा में उलेमाओं को क्या किया, लैंड ग्रांट देने का काम किया, यानी कि जमीन, फ्री में जमीन देने का काम किया, और साथ ही साथ उन्हें काफी पावरफुल बना दिया। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनसे पावर ले लिया था, उसे फिर से वापस करने का काम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। ही बिल्ट मेनी कैनाल। फिरोज शाह तुगलक ने एक डिपार्टमेंट को स्टेब्लिश किया जिसे दीवाने बंदगान कहा गया, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के राज दरबार में इसने दीवाने बंदगान के अंदर 1,80,000 जो स्लेव होते हैं, जो दास होते हैं, दासों को, जिसे दास विभाग कहा जाता है, के दीवाने बंदगान, उसको स्टेब्लिश किया। और साथ ही साथ इसने जो इस्लामिक वैसे लोग थे, गरीब पीपल्स थे, उनके लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया था। स्पेशली वह गरीब लड़कियों की, जो इस्लामिक, जो मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड जो गर्ल्स होती थी, उनकी भी ये क्या करता था, फ्री में शादी करवाने का काम करता था। साथ ही साथ ही मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक बिल्ट मेनी कैनाल्स, टैंक्स, वेल्स, हॉस्पिटल्स एंड रेस्ट हाउसेस, यानी कि जितनी भी सड़कें थी, जो भी उस समय के हाईवे थे, वन प्लेस से अदर प्लेस पे जाने के लिए बीच बीच रास्ते में क्या किया गया था, वो टैंक बनाया गया था, सराय बनाई गई थी यात्रियों के ठहरने के लिए। साथ ही साथ नहरें निकाली गई, जो आज आप लोग देख रहे हो, अपर गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल, चाहे वो हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में लार्ज स्केल पे जो कैनाल्स का एक डेप्थ है, जो जाल है, वह फिरोज शाह तुगलक के समय में ही लार्ज स्केल पे बनाया गया था। ये सब नहरें जो आज भी रन में हैं। ही फाउंडेड द सिटीज ऑफ जौनपुर। उसने बहुत से सिटीज को सेटअप करने का काम किया। उसने जौनपुर सिटीज को सेटअप किया, बाद में चल के यहाँ पे अलग मलिक सरवर नामक इन्हीं का एक लैंड लॉस था, या इन्हीं का एक कमांडर था, जो बाद में चल के मलिक सरवर जो एक स्पैडो था, इसने सरकी डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी। और तैमूर के अटैक के बाद जब दिल्ली सल्तनत काफी वीक हो गया था, तो जो सरकी डायनेस्टी थी उस समय इसने यहाँ पे क्या किया, इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, या कल्चरल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अगर एटीट्यूड से देखें तो जौनपुर उस समय क्या था, दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली के बाद यह सबसे बड़ा कल्चरल एक सेंटर था। हुसैन शाह सरकी ने क्या यहाँ पे सरकी डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी, जो कुछ समय तक रहा। बाद में चल के लोधी डायनेस्टी ने क्या किया, इसे अपने अंडर में, कंट्रोल में ले लिया। तो उसने क्या किया, अपने जो इसका चाचा था उसके, सॉरी, इसका जो, यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका एक भतीजा था, कजिन था, तो क्या किया कि उसके इवज में, उसके नाम पे उसने क्या किया, जौनपुर सिटीज को डेवलप करने का काम किया। फिर फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर सिटीज को डेवलप किया, जो आज भी है। फिरोजाबाद सिटी को डेवलप करने का काम किया, जहां कांच की चूड़ियां बनाई जाती हैं। और साथ ही साथ इसने हिसार फिरोजा, यानी कि जो आज हरियाणा का हिसार डिस्ट्रिक्ट है, हिसार सिटीज है। तो बहुत से, अभी बहुत से ऐसे सिटीज हैं जिसको डेवलप करने का काम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उस समय किया गया। तो बाद में चल के जो फिरोज शाह के बाद 1388 के आसपास फिरोज शाह की डेथ हो जाती है। इसके बाद जो सल्तनत डायनेस्टी, सल्तनत में जो तुगलक डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी काफी वीक पड़ती, कमजोर, जो मोस्टली रूलर्स थे वह काफी वीक थे। इसके बाद 1398 में तुगलक डायनेस्टी के टाइम में, उस समय
नासिरुद्दीन महमूद दिल्हई तुगलक डायनेस्टी का रूलर्स था, जो 1394-96 से लेके 1414 तक रूलर्स था। इसके टाइम में, नासिरुद्दीन महमूद के टाइम में क्या हुआ, तैमूर लंग ने इंडिया पे 1398 में अटैक करने का काम किया। इसने क्या किया, सल्तनत की यानी तुगलक डायनेस्टी की पोल खोल के रख दी, यानी कि तुगलक डायनेस्टी को डिफीट करने का काम किया। दिल्ली में रहा, 1 महीने तक रहा, और दिल्ली में काफी इसने क्या किया, लूटपाट किया, और बहुत सा जो धन था यह लूट के लेके अपने देश वापस चला गया। तो तैमूर के आक्रमण ने क्या किया, जो तुगलक्स थे, तुगलक्स की पावर को ब्रेक करने का काम किया। उसके बाद इन्हीं का एक रूलर, इन्हीं का एक कमांडर स्पेशल रूप से उसने क्या किया, 1414 के आसपास सैयद डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी। यह सैयद डायनेस्टी यानी कि यह क्या थे, यह अफगानी थे, यानी कि फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इंडिया में फाउंडेशन उसकी पड़ी। तो 1414 से लेके 1451 तक बहुत कम टाइम तक रहा यह अफगान डायनेस्टी। दूसरी जो अफगान डायनेस्टी मुगल टाइम में 1540 से लेके 1555 तक रहा, यानी कि जिस समय शेर शाह सूरी, यानी कि भारत में टू टाइम अफगान रूलर्स ने इंडिया पे शासन किया। एक सैयद डायनेस्टी थी तुगलक काल में, जो 1414 से लेके, यानी कि तुगलक डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद सैयद डायनेस्टी ने क्या किया, अपनी फाउंडेशन रखने का काम किया। इस सैयद डायनेस्टी का जो फाउंडर था वह सैयद लोदी था, ठीक है, सॉरी, उसका नाम सैयद था, और उसने क्या किया, सैयद डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ सैयद डायनेस्टी के अबाउट एक्सप्लेन करेंगे, उसके जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, और लास्ट जो डायनेस्टी है वह लोदी डायनेस्टी है, उसको एक्सप्लेन करने का काम किया जाएगा। ओके, थैंक यू।